वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो बुक आपके सामने मैंने ओपन की हुई है ना, नोट्स थी, मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी। आप लोग वैसे तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, लेकिन बेहतर है कि आप लोग ये बुक परचेज कर लें। ये शॉर्ट बुक है बेसिकली। इसमें ना अकॉर्डिंग टू कंटेंट सारा आपका कोर्स का आउटलाइन जो है वो कवर हो रही है, और पास्ट पेपर भी इसके अंदर है। ठीक है। तो वैसे सुफान की बुक में भी है ये, लेकिन वहां से ना आपको ढूंढना पड़ता है, और वहां पे काफी मतलब लेंथी ये चैप्टर जो है ना दिया हुआ है, यूनिट नंबर 2। ठीक है। तो मैं आपको बुक से भी सात पांच पेपर के क्वेश्चन बता दूंगी, तो आपको यहाँ से मैं आज के लेक्चर में जो है ना, ये 4 ऑब्जेक्टिव है टोटल, जिसमें से 2 हम आज कवर करेंगे, बाकी 2 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यूनिट का नेम है हमारे पास स्टेजेस इन लर्निंग, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड वेलबींग। पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑन लर्निंग। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो है ना फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला इसका, जिसमें हमारे पास है डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं बेसिकली, ये इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हमने करनी है। डेवलपमेंटल स्टेजेस रेफर टू द फेजेस इंडिविजुअल्स पास थ्रू एज दे ग्रो, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, कॉग्निटिवली। These stages play a crucial role in shaping how people learn and interact with their environment। ठीक है। अब ये बुक पे भी आपकी जो बुक है ना सुसान की, वहां पे भी ये दी हुई है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ से करना चाहो तो इस बुक से ही आप लोग कर सकते। अच्छा, तो इसमें हमने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने देखनी है जीन पैजेट की थ्योरी। ये 179 पे ना आपकी बुक पे दिया हुआ है, ये जीन पैजेट की थ्योरी। यहाँ से भी आप लोग नोट्स का जो प्रिंट करवा सकते हैं, अगर आपने बुक ये ले लें तो बेस्ट है। आप लोग अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये बुक सारी बनी हुई है। ठीक है। तो इसकी पिक्चर मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, सेंसरी मोटर जो होती है, इसमें क्या होती है, 0 से 2 इयर्स तक की जो एज होती है वो सेंसरी मोटर में आती है। ठीक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल। अब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है कि जीन पैजेट की जो स्टेजेस हैं उसको आप लोग इन लिस्ट करें। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, आपने करना है अच्छे से। अच्छा, उसके बाद सेंसरी मोटर के अंदर जो है इसका फोकस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस, सेंसरी क्यूरियोसिटी विद द वर्ड अबाउट द वर्ड, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड्स एंड कैटलॉगिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड। इसमें इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड। ठीक है। प्री ऑपरेशनल जो होती है वो 2 से 7 इयर्स की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग जो है ना वो डेवलप होती है। ठीक है। इमेजिनेशन और इंट्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बट कम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आर स्टिल डिफिकल्ट। इसमें कंजर्वेशन जो है ना वो डेवलप होती है। उसके बाद होता है हमारे पास कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 इयर्स तक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अटैच करते हैं अपनी सिचुएशन के साथ। जैसे टाइम, स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 इयर्स ओल्ड और ओल्डर जो है ना उसमें आती है। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग पे होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग पे होता है। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल, कॉन्सेप्ट्स लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाई टू अनदर। इसमें हम चीजों को अप्लाई कर रहे होते हैं, जो हम चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सेंसरी मोटर जो होती है वो 0 से बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की स्टेज होती है। इसमें इन्फेंट जो है वो लर्न करता है सेंसरी एक्सप्लोरेशन से, एक्सपीरियंसेस से और मोटर एक्शन से। ठीक है। उसके बाद दे डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट विजिबल। देन हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है 2 से 7 इयर्स की। इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो थिंक करते हैं सिंबॉलिकली और लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें जो थिंकिंग होती है वो इगो सेंट्रिक होती है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में वो सोचते रहते हैं। ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल की होती है। इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग इमर्ज होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो कंसेप्ट को, कंजर्वेशनल कंसेप्ट जो होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जो चेंजेस आ भी रही हैं लेकिन वो कंसेप्ट उनके सेम ही रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्व करना यानी कि एक चीज सेम रहना विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स सिस्टमेटिकली। उसके बाद होता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल और ओल्डर जो है ना इसका टाइम पीरियड होता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसके अंदर डेवलप होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है डेवलपमेंटल स्टेजेस एरिक्सन की। इसमें सबसे पहले जो है ना इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड, फिर स्कूल एज, फिर एडोलिसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल और ओल्डर। ये भी 179 पे जो है ना आपके एरिक्सन की स्टेजेस दी हुई हैं।
ठीक है, बुक के पेज नंबर 179 पे। तो चाहे आप वहां से कर लें चाहे इधर से कर लें, वही यहाँ से ये भी बुक से लिखी हुई है। इन्फेंसी और इन्फेंसी 0 से 1 ईयर्स की होती है। इसमें क्या डेवलप होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। और इसका फोकस किस पे होता है, होप पे। ठीक है, और इसका मतलब कि कौन सा काम इसके अंदर वो परफॉर्म करेगा लर्नर, वो ट्रस्ट दैट बेसिक नीड्स सच एज नरिशमेंट एंड अफेक्शन विल बी मेट। ठीक है, मतलब कि ये जो है ना, ये हमारे पास ये सारी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये सारी होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फाइडेलिटी, लव, केयर, विजडम, इस तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, ये उसकी साइको सोशल स्टेजेस हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ठीक है, तो पेज नंबर 179 पे ये बुक पे दिया हुआ है, वहां से आपने इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, शेम और डाउट। और इसमें इसकी स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, विल, मतलब उसकी अपनी एक ख्वाहिश। और होप का मतलब होता है कि उसको उम्मीद होती है किसी भी, यानी कि उम्मीद होना, यानी कि ट्रस्ट होना किसी भी चीज का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड में अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है। इसको प्ले एज भी कहते हैं और इसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड जो है ना, ये इसका होता है मतलब कि साइको सोशल स्टेज के अंदर। और इसकी स्ट्रेंथ होती है पर्पस, टेक इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज, मे डेवलप गिल्ट व्हेन अनसक्सेसफुल, और बाउंड्रीज अंडरस्टेप्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्कूल एज की स्टेज, या फिर इसको हम कहते हैं मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसका जो मतलब कि साइको सोशल स्टेज होती है, इसके अंदर वो होती है कॉम्पिटेंस। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। वो डेवलप कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट, और सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी व्हेन नॉट मेट। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसमें फाइडेलिटी पे उसका होता है, मतलब कि साइको सोशल स्टेज जो होती है उसकी। और इसमें वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल्स। उसके बाद अर्ली अडल्टहुड आ जाती है, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन हो जाती है हमारे पास। और इसका जो साइको सोशल स्टेज है वो है लव, इस्टेब्लिश इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। मिडिल एज के अंदर वो क्या करता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब ये होता है कि वो उसका जो डिजायर होती है सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की, उसको हम जनरेटिविटी कहते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टक हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना सोसाइटी से। ठीक है, या तो वो सोसाइटी के साथ इंगेज हो जाएगा या वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो मिडिल एज के अंदर शो होती है। अब ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और एससीक्यू के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से टेबल को करना है। और इसका क्या मतलब कि फंक्शन क्या है, इसमें परफॉर्म करता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी अ फैमिली पार्ट। ओल्डर एज के अंदर जो होती है 65 से ऑनवर्ड होती है। इसमें क्या होता है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। ठीक है, असेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये इसके अंदर वो काम परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, वैल्यूज और प्रेफरेंसेस थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। इसके अंदर वो क्या क्या काम परफॉर्म करेगा, ये एक जो है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ये इंटेंशनल और इंटेंशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, लीड्स टू अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और नॉलेज। और फोर्थ पे हमारे पास इसका फीचर आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन को हम यूज करते हैं, प्रैक्टिस को, रीडिंग को, रिफ्लेक्शन को और इंटरेक्शन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने वही डिस्कस करना है जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने मोड्स पढ़ी थी और हमारी डायमेंशंस थी जो। तो अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डेफिनेशन हम देखेंगे। इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसके दोनों डेफिनेशन में से कोई एक आप याद कर सकते हैं, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, एप्लीकेशन। इट इम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये इसकी टेबल डायग्राम है जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आगे अकॉर्डिंग टू डेविड कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग आइडेंटिफाई 4 की स्टेजेस। इसके अंदर 4 स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस है। ठीक है, यानी कि इंगेजिंग डायरेक्टली विद द टास्क और एक्टिविटी। और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे ऑन एक्सपीरियंस टू एनालाइज व्हाट हैपेंड एंड व्हाई।
और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में क्या होता है कि आप थ्योरीज डेवलप करते हो, मॉडल्स, कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, ऑफन लिंकिंग एक्सपीरियंसेस टू ब्रॉडर फ्रेमवर्क। फोर्थ पे हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, इसमें हम अप्लाई करते हैं न्यू गेन नॉलेज को टू टेस्ट इट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस इज साइक्लिक, meaning learners often re-enter the cycle with new experiences. This model is widely used in education, training, and professional development to create meaningful hand-on learning experience. ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है फिजिकल हेल्थ का लर्निंग पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव फंक्शन, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे कोग्निटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी वो improves the attention, working memory and inhibitory control which are dependent on the prefrontal context। यानी कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑन लर्निंग। तो अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी लर्निंग अच्छी होगी, हमारी ब्रेन एक्टिवेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जाहिर है अगर हम लोग प्रॉपर मतलब के एक्यूट मॉडरेट एक्सरसाइज है वो करेंगे तो क्या होगा, हमारी एक्टिवेशन जो होती है इन द डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉन्टेक्स्ट वो इंक्रीज होगी। अ रीजन एसोसिएटेड विद associated increases activation in dorsolateral prefrontal cortex, the region associated with executive function। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल को इंक्रीज करेगी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को इन प्रीफ्रंटल कॉन्टेक्ट विच आर इन्वॉल्व इन अटेंशन, रिवार्ड, लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये तीन चीजें जो है ना इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं कोग्निटिव फंक्शन में। यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो, ब्रेन की एक्टिवेशन और न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल, ये सारी चीजें क्या होंगी, इंप्रूव होंगी जब हम लोग प्रॉपर मतलब लर्न कर रहे होते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अच्छा, स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। हमारे जो ग्रेड्स होंगे वो इंप्रूव होंगे इससे। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू परफॉर्म बेटर इन स्कूल एंड अचीव हायर ग्रेड्स। सेकंड नंबर पे इसका क्या बेनिफिट होगा कि इनहांस्ड रीडिंग skills and language, physically fit children show better language skills and improved improved ability to understand complex sentences, mathematics and reading performance. These subjects are most influenced by physical activity as they rely on efficient executive functions। ठीक है, तो ये भी क्या होगा कि इससे भी आपकी परफॉर्मेंस, मैथमेटिक्स, रीडिंग और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके क्या होंगे, जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ मतलब कि अच्छी होगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन प्रिवेंशन होगी, और हेल्दी कॉग्निटिव एजिंग। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव लाइफस्टाइल फैक्टर टू प्रमोट हेल्दी कॉग्निटिव एजिंग। अच्छा, उसके बाद साथ साथ क्या होगा, cognitive decline prevention। Adults who were more physically fit experienced less cognitive decline over time compared to those who were less fit। ठीक है। अच्छा, तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। इसके बाद जो हमारा है थर्ड ऑब्जेक्टिव, इमोशनल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग स्ट्रेस, ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने इतने दो ऑब्जेक्टिव याद करने, और ये नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपने बुक नहीं ली तो आप लोग ये बुक भी ले लें क्योंकि आपके लिए ये इफेक्टिव होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।